नमस्कार किसान साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। और आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। खेती की नई नई विधियों टेक्निकों के बारे में हमसे चर्चा करते रहते हैं। और इनके मन में नई नई जो वैज्ञानिक विधियां, जो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं, उनको जानने की इच्छा रहती है। लगातार ये हमसे संपर्क में रहते हैं। और आज उनने हमसे सरसों के बारे में कुछ चीज़ों को पूछने की इच्छा जाहिर की है। तो उसको लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या वो जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सरसों बुवाई का टाइम नज़दीक आता जा रहा है। तो इसको लेकर के ये चर्चा करेंगे और बड़ी उन्नतशील किसान है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या ये खेती के बारे में जानना चाहते हैं, सरसों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, उसकी उन्नतशील खेती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ये थोड़ी सी चर्चा लंबी हो सकती है। तो किसान भाई लगातार जुड़े रहें। नमस्कार किसान भाइयों। और खेती के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है मान लो ज्यादा वर्षा होने के कारण खेत खाली पड़े रहे, अब उनमें क्या किया जाए। बिल्कुल, आप ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार वर्षा हुई है तो आपकी खेत जो है खाली रह गए, क्योंकि बुवाई वगैरह इतना टाइम मिल नहीं पाया। मक्का भी लेट हो गई थी बहुत सी, और जिनने मक्का लगा ली थी उनके भी खेतों में क्या है कि मक्का पानी से ज्यादा पानी होने के कारण वो नष्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या है, लेट हो गए थे और खेत भी खाली पड़े रहे। अपन मान के चलें कि पूरे जिले में ही लगभग 50% किसान ऐसे होंगे जिनके खेत खाली रह गए। और वो कहीं ना कहीं अब अपने खेतों की तैयारी करेंगे। और जैसा कि सरसों लगाने का टाइम और गेहूं वगैरह इन सबको लगाने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो इसको लेकर के आपने इच्छा जाहिर की। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के अब जैसे आपका खेत खाली पड़ा है तो आप इसमें एक पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से, पहले आप एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करवा दें। जिससे क्या होगा कि मिट्टी का उलटफेर हो जाएगा और जो नीचे इंसेक्ट वगैरह के जो अंडे होंगे, जो हानिकारक कीट हमारी फसलों के लिए रहते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। और वो क्या है, कड़ी धूप में, कड़ी धूप के कारण क्या है वो नष्ट हो जाएंगे। तो एक तो आप ये करवा लें। इसके बाद में फिर 10-15 दिन के अंतराल पर आपके पास में घर के साधन है, तो आप जैसे आपके पास में घर की ट्रैक्टर है, एरो है, तो फिर आप इसमें 3 से 4 एरो आप इसके बाद में लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। क्योंकि मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उसमें जल धारण क्षमता अच्छी रहेगी, नमी को उतना ही होल्ड करके वो रख पाएगी। तो जैसे कि एरो नहीं है, हाँ। वो पंजे से 2 बार 3 बार कर दें तो। पंजे से आप कर लीजिए, उसमें क्या है पीछे पाटा लगा लीजिए, जिससे क्या है खेत समतल हो जाए और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। क्या है, मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उसमें सरसों का जमाव उतना अच्छा होगा। और अपनी जो है उसकी नमी जो धारण करने की क्षमता है, नमी ज्यादा देर तक भुरभुरी मिट्टी में टिक पाती है। अपन ने देखा है कि जब ढेले बन जाते हैं, अपने बड़े बड़े ढेले बन गए, तो वो जल्दी सूख जाते हैं और कड़क हो जाते हैं, उन पे फसल का जमाव हो ही नहीं सकता। तो इसको लेकर के आप पहले तो मिट्टी को भुरभुरा कर लें अच्छी तरीके से। और उसके बाद में यदि आपके खेत में इंसेक्ट है, खासतौर पर सरसों में देखा है ज्यादातर अपन ने कि जो पेंटेड बग होती है, वो आपने एक बग देखी होगी, जो अपन सरसों काटते हैं उस टाइम पे लास्ट तक वो इंसेक्ट दिखता है, जैसा कि लाल आप लाल। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये हाँ थोड़ा सा ब्राउन सा कलर में रहता है, हाँ, बग टाइप में, उसमें ऊपर जो धब्बा ब्लैक टाइप का हल्का सा रहता हाँ, है। रहता है। तो वो लास्ट तक रहता है। अगर इसी टाइम पर आप इसमें क्विनोल फॉस आप मिला दें 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में, 1.5% क्विनोल फॉस करके केमिकल आएगा, वो आप लास्ट, हाँ लास्ट जुताई के साथ में यदि आप मिला देते हैं तो वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और वो इंसेक्ट इसमें खत्म हो जाएगा। तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि अपन ने प्री कंडीशन में ही अपन ने जो है उसको कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल कर लिया है, हाँ। जिससे कि वो फसलें लास्ट में अंत में नुकसान नहीं पहुंचा नुकसान पाएगा। नहीं हो जाएगा। तो ये आपका खेत तैयार हो गया है। और क्या जानना चाहते हैं? खेत तैयार होने के बाद में कौन सा बीज इसमें मान लो उपजाऊ किया जाए। जी बिल्कुल, आप जानना चाह रहे हैं कि अब खेत तैयार हो गया है तो हमको कौन सा बीज इसमें डालें, जैसे घर की वैरायटी कोई देसी लगा लें या फिर मार्केट से हाइब्रिड बीज लेके आएं, ये चीज़ आप जानना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर के अपने किसान भी लगातार जागरूक हो रहे हैं, और किसान भाइयों से हमारी भी यही सलाह है कि उन्नतशील बीज, हाइब्रिड बीज मार्केट में आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक वैरायटियाँ हैं। तो आप उन वैरायटियों का चयन करें। किसान भाई आपस में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि पिछले सीजन में उनने जैसे पिछली साल हाँ, कौन सी कौन सी। वैरायटी लगाई थी, उसका उत्पादन कैसा रहा है, अपना जो एरिया है, अपनी जो क्लाइमेट है, उसमें कौन सा बीज सुइटेबल है, उस चीजों को देख करके अपन को चयन करना चाहिए। और हाइब्रिड बीज, कोई अच्छी वैरायटी जो आपके एरिया में अच्छी फल फूल रही है, अच्छा उत्पादन दे रही है, उसका आप चयन जैसे करें। कि अपन बीज ले आए जी बिल्कुल। और उसका उपचार कैसे कितने बार दूरी पर किया जाए, कैसे किया जाए, वो आप बताएं। बिल्कुल,
बिल्कुल, आप जैसे बीज ले आए। कितनी गहराई से, जी जी कितनी गहराई से उसको डाला जाता है जमीन के जी अंदर? जी, सारी जानकारी हम आपको बता देंगे करें। तो आप जानना चाहते हैं कि बीज हम ले आए तो उसको उपचारित कैसे करें। जैसे जी बिल्कुल। तो आप जैसे मार्केट से बीज ले आए तो ज़्यादातर तो हाइब्रिड बीज जो है उपचारित आते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी उपचार करना है उसे कन्फर्म। और उसमें आप जो है, जैसे कि बीज उपचार भी हमें अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं वो दो तरीके की बीमारियां मेनली फसल में लगती हैं। एक तो क्या है कि बीज जनित बीमारियां होती हैं, बीजोड़ जनित बोलते हैं। और एक होती है, बीज बीज उड़ता है ना, जैसे पौधा भी सूख है, जी जी बिल्कुल, वो उसी कारण से बीज उड़ने का मतलब आपसे ऐसे है कि आपने फसल लगा दी है, उसके बाद में पौधा निकल आया और उसके बाद में फिर वो सूख गई है। हाँ हाँ यानी कि उसे कोई ना कोई उसमें रोग लग चुका है और कोई ना कोई इंसेक्ट उसे, अबे अपन ने मान लो कि अपना खेती उस तरीके से तैयार नहीं किया, उसमें इंसेक्ट इतने हैं कि नरम पौधा जब अपना निकलेगा तो उसे वो खा जाएंगे। उड़ने का मतलब ये है कि उड़ता कहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन उसे इंसेक्ट खा रहा है या फिर कोई उसकी जड़ में जो नरम पौधा तुरंत निकल के आई है जो सीडलिंग, उसी में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो उसी को लेकर के हमें उपचारित करना है ताकि वो इन चीजों से बचा रहे। तो इसको लेकर के क्या है कि आपको रेडोमिल करके एक केमिकल आता है, जिसमें क्या है कि मैनकोजेब और आपका मेटलैक्सिल, ये दोनों केमिकल होते हैं जो कि आपके जो है सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट, ये दोनों तरीके की बीमारियों को नष्ट करें। हाँ रोकता है। तो इसके लिए आप इससे 6 ग्राम पर किलोग्राम बीज को आप इससे उपचारित कर लें। ठीक है। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था इससे पहले कि दो तरीके की बीमारियां लगती हैं। एक तो बीजोड़ होती हैं, जो बीज पे ही क्या है कि जो हमारा कोई फंगस बैक्टीरिया है, इनके क्या है कि बीज के अंदर ही इनके कोई ना कोई अंश इनका बीज के अंदर होता है। इससे क्या है कि जब अपन इसको खेत में डालेंगे तो फिर इससे ये दोबारा से पनपते हैं और फिर ये पौधे पे बीज के द्वारा ही तो पौधे में फैल जाते हैं। बीज जनित जो रोग हैं उनसे आपको बचाना है, तो उसके लिए आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं। और एक होता है कि मृदा के अंदर बैक्टीरिया फंगस हो सकती हैं, तो उनको मृदा जनित रोग बोलते हैं। तो इनके लिए आपको रेडोमिल जो है उससे आप उपचारित कर रहे हैं 6 ग्राम पर किलोग्राम सीड में आप उपचारित करें। ये आपके दोनों तरीके की वाइट रस्ट हो गई, डाउनी मिल्डी हो गई, इनसे बचाएगा। और दूसरा, अगर ट्राइकोडर्मा से आप 6 ग्राम पर किलोग्राम इससे आप उपचारित कर सकते हैं बीज। तो इससे क्या आएगा कि मृदा वाले भी इंसेक्ट और ये बीमारियां जो है कंट्रोल होंगी। जैसे कि पिछली बार करी थी अपन, उसमें सल्फर वगैरह डलवाया, उससे भी वो रोक नहीं रोका मान लो। तो आपने जो बताई जानकारी, इससे मान लो पेड़ सही रहेंगे। सही रहेंगे बिल्कुल इससे। और सल्फर का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि यदि आप जैसे आप लास्ट में मैंने आपको बताया था क्विनोल फॉस्फेट डाल करके खेत की लास्ट जो आपकी जुताई हो रही है उस टाइम पर आप खेत को तैयार करें। उसी प्रकार से यदि आप 40 से 50 किलोग्राम सल्फर जो है अपने 1 हेक्टेयर खेत में मिला देते हैं, तो उससे भी बहुत सी बीमारी, ऐसे पाउडर मिल्डी हो गई, तो 40 से 50 किलोग्राम आप जो है सल्फर को खेत में अपनी लास्ट जुताई के साथ में खेत में छिड़क दें पहले। पहले चला हाँ पहले छिड़क दो सल्फर को, और फिर उसके बाद में आप पाटा चल लगवा दीजिए, पंजा लगवा दीजिए, जिससे क्या है कि जमीन में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ये आपको बुआई से पहले कर देना है। ठीक है। तो इससे भी बहुत सी बीमारियां सल्फर से कंट्रोल होंगी। जैसे कि आपने बताया बीज उपचार में ये चीज डलवाओ, है ना। अब उसका हमको ये बताओ कि जो मान लो इसको खेत में कैसे डलवाएं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये आपका कि अब सब कुछ खेत तैयार हो गया, बीज आपने उपचारित कर लिया, लेकिन इसको लगाने का सही समय लगाने क्या का है, तरीका, ये आप जानना चाह रहे हैं। लगाने का तरीका जान रहे हैं। जी जी बताइए बिल्कुल, कैसे सही लगाना टाइम क्या है, इसको कब लगानी चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि सरसों के लिए सबसे उत्तम समय और अधिकतम उत्पादन लेने के लिए 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस टाइम पर आप सरसों की बुवाई करिए। और अगर यदि आप पहले लगाते हैं तो भी आपका उत्पादन घटेगा, और यदि आप 25 अक्टूबर के बाद में जैसे जितने लेट होते जाओगे उतना जो है माहू जो एफिड होती है उसका अटैक ज्यादा होगा, तो उस उत्पादन उसका घटना तय है। तो इसीलिए आपको 10 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने खेत को तैयार कर लें, बीज वगैरह जो खाद है वो आप लेकर के तैयार रखें। और 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आप बोनी अगर कर देते हैं तो सबसे बेस्ट उत्पादन आपको मिलेगा। बीमारियां सबसे कम लगेंगी, खरपतवार भी जो है कम उसमें खेत में देखेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं जो है बीमारी और इन सबको ध्यान में रखते हुए सबसे उत्तम समय जो है वो 10 से 25 अक्टूबर का सरसों की बुवाई के लिए माना है। और तो फिर जैसे मान लो खेत खाली नहीं है,
तो आगे पीछे करेंगे तो वो तो फिर नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, लेकिन नहीं उत्पादन होगा, जो उत्पादन कमी आएगी है ना। उत्पादन में उसके बाद कमी आएगी। हाँ, जैसे अपन को भरपूर जो उत्पादन चाहिए और फसल अपनी स्वस्थ खड़ी रहे, बीमारियां कम से कम आए, उसके लिए टाइम बता रहा हूँ कि आपको 10 से 25 अक्टूबर के बीच में आप अपनी फसल को लगा दें। कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 10 से और 25 अक्टूबर का आप ध्यान 25 रखें। अक्टूबर, जी, जो आगे समय आने वाला है। ठीक है। और और क्या। और आपने जो है खेत में डलवाने की तरकीब बताई, जी बहुत बिल्कुल। अच्छी रही। और आगे और बताओ कि इसमें टाइम मान लो जो है खाद कितना दिया जाए, बिल्कुल। और उसमें जैसे 1 हेक्टर की आपने हमको बताई कि जो है 1 हेक्टर में इतना वो डलता है, ये चीजें सारी बताई। आप उसमें खाद बताइए कितना डलेगा जी बिल्कुल। 1 हेक्टर। जी, जैसे कि आपको बता दूं, खाद के बारे में बहुत से किसानों को जानकारी नहीं है, वो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। और खाद के लिए हमें भी अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्या है कि कृषि विभाग जो भी है अपने अपनी तहसील पे कृषि विभाग है और एक ऑफिस है, और वहां पर क्या है, मृदा परीक्षण के लिए लैब खुली हुई। तो आप अंधाधुंध प्रयोग से पहले किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। अपने सैंपल को खेत से 5-6 जगह से जिग तरीके से, मतलब अलग अलग जगह से आप जो है आधा किलोग्राम मिट्टी जो है अलग अलग तरीके से ले लें, और उसको अच्छे से मिक्स करके आधा किलोग्राम मिट्टी जो है आप अपनी एक पॉलीथीन में पैक करके अपने खेत का नाम, आपका नाम, खेत का रकबा मतलब, और आपका नाम उसमें जो है सब डाल के जानकारी, और अपनी लैब में जो है उसको जांच के लिए दे दें। उसके बाद में जो सोयल हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा, जो रिपोर्ट पूरी खेत की आएगी, उसके हिसाब से आपको खाद या फिर अपने जो जितने भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट या जिन चीजों को आपको खेत में डालना है, उसके हिसाब से आपको जो है मैनेजमेंट करना है। ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर डोज देने के लिए फसल में मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर के आप पहले तो अपनी खाद देने से पहले, अनाधुंध प्रयोग से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले तो अपनी मिट्टी की जांच करवा दें। और जब वो रिपोर्ट रिपोर्ट आ जाए सीजन से पहले, आप जो है बुवाई से पहले, जैसे खेत खाली हो जाए, खेत खाली हो जाए तो उसकी हाँ, रिपोर्ट। खेत खाली हो गए, आप फर्टिलाइजर वगैरह ना डालें। खेत जैसे खाली हुआ है अपना, फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं तो अपन ने फर्टिलाइजर पहले डाल दिए तो फिर उसमें रिपोर्ट में अलग आएगा, क्योंकि उसमें तो फिर नाइट्रोजन की और आपने सल्फर जो भी डाल दिया उसकी मात्रा पहुंच जाएगी। तो आप पहले देने हैं। हाँ, उससे पहले आप अपने खेत में से जो है मट्टी देना है उसमें जब 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई से मिट्टी पर की मिट्टी हटा करके 4 से 5 गहराई, 4 से 5 गहरी जो है मिट्टी जमीन से खोदना है, क्योंकि अपनी जो मोस्ट मतलब ज्यादातर जो फसलें हैं, वो इसी गहराई पे अपन लगाते हैं। तो इस गहराई से आप 5-6 जगह से अलग अलग मिट्टी को मिक्स करके अच्छे से बारीक करके और अपनी लैब में जमा करवाया है, अपनी तहसील जो भी लगती है उसमें, और रिपोर्ट आने का इंतजार करें। वो रिपोर्ट जब आ जाएगी तो आप उसके हिसाब से फिर आप उसमें देख लें कि कौन से पोषक तत्व की कमी है। और मान लो कि 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो अब मान लो कि आपके खेत में नाइट्रोजन भरपूर है, लेकिन आपको तो ये पता है कि हम यूरिया डालेंगे तो अपनी फसल अच्छी होगी, हो जाएगी, हो यही जाएगी, सोचते हैं। और यही सोचते हैं। लेकिन और 10 किलो बीघा देते थे, हाँ, अभी लेकिन 10 आजकल किलो देते हैं। एक एक कट्टे 50-50 50 किलो 50 किलो एक एक खेत में, ये क्या है, अंधाधुंध प्रयोग से इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर एक संतुलित आपको डोज उपयोग करना है तो उसके लिए क्या होगा कि आप कम से कम जितनी जरूरत है उतना आप इसको खिलाओगे, तो उसकी फिर वो रेजिस्टेंसी नहीं बढ़ेगी फसल की। जैसे कि आपने मान लो कि अब आप 5 रोटी खा रहे हैं, आपकी आदत हो गई है 5 रोटी खाने की, और फिर आपको 2 रोटियां दी जाए, तो आप उसमें क्या आपकी कार्य क्षमता उतनी रह पाएगी क्या? उतना वर्क आप काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से खेत में आपने एक कट्टा डाल दिया, 50 किलो आपने डाल दिया, तो फिर 50 किलो से आपको बढ़ाकर ही उसमें खाद डालना पड़ेगा। आप उससे कम डालते हो तो फसल उत्पादन नहीं देगी, क्योंकि अब उसको आदत हो चुकी है खेत को उस तरीके की, वो रेजिस्टेंसी आ चुकी है। तो उस तरीके से आप पहले तो अपनी मिट्टी की जांच करवा दें, और उसमें जो है जो पोषक तत्वों की कमी आती है उन पोषक तत्वों को आप खेत में डालें। ज्यादातर सरसों के लिए जो वैज्ञानिक तरीके, जहाँ पर जो है संतुलित डोज जो माना जाता है सरसों के लिए, वो आप 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम आप पोटाश, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 80-40-40 का अनुपात आप रखें। इसमें आप जो है यूरिया और आपका जो है डीएपी के भी, अगर मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों से कि डीएपी के भी पीछे ना भागें। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी करके एक खाद आता है, फास्फोरस की पूर्ति डीएपी की जगह आप उससे करें।
खासतौर पे सरसों में। इसमें क्या है कि कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होती है फॉस्फोरस के साथ साथ। लेकिन डीएपी में क्या होता है, डीएपी में आपको फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है मुझे दो चीजें नहीं मिली। जी। तो इससे आपको अतिरिक्त क्या मिल रहा है आपको, इसमें कैल्शियम भी मिल रहा है और सल्फर भी इसमें मात्रा होती है। तो ये सरसों के लिए बहुत आवश्यक है सर। तो आप एसएसपी का उपयोग करें। ठीक है, इसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के जो है 5 कट्टे, आप 50-50 किलो के 5 कट्टे जो है आप 1 हेक्टेयर में, 5 बीघा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको वो बता ही दिया है कि 80 किलोग्राम मेंटेन आपको करना है, उसमें यूरिया डालना है, नाइट्रोजन डालनी है 80 किलोग्राम। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि 100 किलोग्राम यूरिया में 46 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन मिलती है। 100 किलोग्राम आप यूरिया डालोगे तब जाके आपको 46 किलोग्राम क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। तो उस हिसाब से मेंटेन करके आप कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने किलोग्राम में मिल रही है। हाँ, तो उस हिसाब से आप यूरिया डाल लीजिए। उसके बाद में पोटास आपको 40 किलोग्राम इसका इस्तेमाल करना है। तो आप 80-40-40 का ये रेशो जो है अपने खेत में मेंटेन करें। और जहाँ पर जो है थोड़ी सी बोनी लेट हो रही है, और जहाँ पे आप, मैं तो यही कहूँगा कि पहले मिट्टी की जांच करवा लें। यदि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो उस हिसाब से मेंटेन करें। और अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि किसान भाई, जैसे कि बहुत से किसानों को ये पता ही नहीं है कि एनपीके क्या है। एनपीके जैसे कि आपको पता है एनपीके क्या होता एनपीके खाद होता है। है? एनपीके खाद होता है। एनपीके का मतलब क्या है? इसका मान लो उसका अभी जानकारी ये तो है नहीं है कि जो कि इससे क्या है खाद, वो तो खाद पता है, बस खाद पता है। नहीं क्या है, बदल क्या मतलब है एनपीके का, ये पता नहीं। बहुत से किसान क्या है, एमपी बोल रहा है, कोई कोई एनपी बोल रहा है, लेकिन डीएपी बोल रहे हैं। नहीं, डीएपी अलग खाद है। ये भी एक प्रकार का खाद है। लेकिन एनपीके एक रेशो बना करके एक उचित जो है, एक ही खाद के अंदर ये तीनों पोषक तत्वों को समेट करके ये खाद बनाया गया है। इसमें एनपीके, एन का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का मतलब, पी का मतलब फॉस्फोरस, और के का मतलब पोटास। ये इसका पूरा नाम है। लेकिन किसान भाई ज्यादातर दुकानों पे जाकर एमपी दे दो, एनपी दे दो, इस तरीके के करते हैं। उन्हें जानकारी नहीं है उसके नहीं बारे है में। जानकारी नहीं है कि एनपीके का मतलब क्या है और एनपीके में क्या क्या कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है। और एनपीके के अलग अलग रेशो के जो है खाद मार्केट में उपलब्ध है। जैसे कि आप 12-32-16, 20-20-0-13, 20-20-0-13 ये सरसों के लिए बढ़िया खाद है। और इसमें 12-32-16 12-32-16 ये भी बेस्ट खाद माना जाता है। इसमें 12-32-16 एनपीके, 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% आपका पोटास। उसी में उन्हीं, हाँ, एक ही खाद एक के ही अंदर खाद ये के रेशो है। अंदर। एक डीएपी में, जैसे कि आपको डीएपी आप ले गया है, तो डीएपी में क्या है, 46% आपको फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है, और 18% के समथिंग इसमें नाइट्रोजन की, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसको डीएपी का पूरा नाम होता है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और लेकिन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और जैसा कि मैं आपको एसएसपी बता चुका हूँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सरसों के लिए बेस्ट खाद है। एनपीके यदि आप उपयोग करते हो 20-20-0-13, तो 20% इसमें आपको नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस, और 0 रहेगा इसमें पोटास, लेकिन 13% इसमें सल्फर है। तो ये खाद जो है सरसों के लिए बढ़िया है, बढ़िया है। क्योंकि सल्फर की जरूरत है। तिलहन जितनी फसलें होती हैं उसमें सल्फर सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। कहीं ना कहीं तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, और अच्छा बीज फली के अंदर बने, और कम से कम उसमें जो फंगस जनित जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व माना है। तो इस तरीके से आप खादों का जो है रेशो मेंटेन करें, और अंधाधुंध किसान भाई प्रयोग ना करें खादों का, क्योंकि जमीन हमारी बंजर होती जा रही है लगातार। किसान भाई अंधाधुंध मतलब कि ओढ़ा ओढ़ी, मतलब वो तो देखा देखी डालते रहते, देखा देखी उसने डाल दिया, अपन भी डाल अपन दो। भी डाल दो, कोई मतलब नहीं है, चाहे अपने खेत में जरूरत हो नहीं हो, लेकिन अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। हाँ प्रयास। तो ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों को। और मुख्य बात तो यही कहना चाहूंगा कि अपनी मिट्टी की पहले जांच करवाएं, उसके बाद में ही फर्टिलाइजर का डोज कितना अपने खेत में जरूरत है उतनी मात्रा ही उसको दें। और जो है कुछ पानी देने में भी वो दोबारा से खाद डालते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको इनके डोज, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि 80 और 40-40 का रेशो आपको मेंटेन करना है खेत। तो जो अलग अलग खाद मैंने आपको बता दी, हाँ बता दी। ठीक है। अब उसमें से यूरिया जो है आपको बेसल डोज, एक आधारित जो डोज आपको बता देते हैं कि जैसे आपने बेसल डोज उसको बोला जाता है जब आप फसल को लगा रहे हो।
फसल जिस दिन आप बुवाई कर रहे हो उसी दिन 50%, जैसे आपको 80 किलोग्राम हाँ नाइट्रोजन देनी है, तो 40 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन मतलब यूरिया की आधी मात्रा आपको कब दे देनी है, बुवाई के साथ। और बाकी की पूरी पूरी मात्रा आप जो है फास्फोरस और पोटास की, सल्फर आप पहले भी मिला सकते हैं उसे, या फिर आप हाँ, उसके बाद में पानी जुताई जो आप फाइनल जुताई कर रहे हैं उसमें आप सल्फर मिला सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इनके साथ में जब फाइनल डोज दे रहे हो तो उस टाइम पे अपने खेत में सल्फर को उस टाइम पे मिला, तो इस तरीके से आप मिला रहे हैं। लेकिन अब जो आपका 50% बच रहा है क्या यूरिया, 50% तो अपन ने बेसल डोज के रूप में दे दिया है, अभी फसल को मिल जाएगा। लेकिन अब जरूरत पड़ेगी अपने पहले पानी, पहला पानी लगेगा आपका 30 से 35 दिन की अवस्था में फसल को। तो उस टाइम पर आप जो है 50% जो आपका यूरिया बच गया है, जो 50% डोज बच गया है, उसको आपको जो है 50% को पहले पानी के साथ में दे देना। इस तरीके से आपको खादों का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसा 50%। 50% आपको बेसल डोज में ही दे देना है, 50% पहले पानी में पहले आपको पानी देना। हाँ नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। और जैसे कि एक पानी बिल्कुल एक पानी आप दे रहे हो उसी दोबारा से दिया पानी फिर दोबारा। पैसे तो ज्यादातर अगर किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त तो मात्रा उपलब्ध है, तो इसके लिए आपको जो है कि दो बार पानी की उपलब्धता मानी जाती है वैज्ञानिक तरीके से। एक तो आपको 30 से 35 दिन के बचाव में जो वेजिटेटिव अवस्था उसकी आ रही है, मतलब कि जो वनस्पतिक वृद्धि जब हो रही है उसकी, उस टाइम पर आपको दे देना है। और दूसरा पानी आपको जब आपकी फली बनने लगती है, फली बनती है उसमें बीज बराबर जब होता है उस टाइम पर दिया जाता है। लेकिन यदि किसान भाइयों के पास एक ही पानी उपलब्ध है तो एक पानी भी पर्याप्त होता है, और वो आप 30 से 35 दिन की अवस्था पे दे दीजिए। और उसी टाइम पर आप जो है 50% जो आपका डोज बचा है नाइट्रोजन वो आप दे दीजिए। बाकी का जो आप तीसरा पानी दे रहे हो फली अवस्था, उस टाइम पर यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे तीसरा पानी दूसरा देती है, उसमें मान लो दोबारा से खाद डलवाएं या न डलवाएं, नहीं, कोई तो ये जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप बोल आपको रहे हैं कि 50% आपको उसी टाइम पर पूर्ति पहले पानी के साथ करनी है, क्योंकि उस टाइम पर पानी उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी कंडीशन विपरीत मौसम ऐसा आ जाता है कि उस टाइम पे पानी शायद पानी भी नहीं हाँ मिलता है। पानी भी नहीं मिलता किसानों को। बहुत से किसानों की शिकायत रहती है कि बोरी चले गए या पानी नहीं बचा। लेकिन पहले पानी का ध्यान रखना, उस टाइम पे आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर दीजिए। हाँ, पहले फैसला जी बिल्कुल। कोई आपके मन में सवाल रह गए क्या इसको लेकर? काटने की विधि कब काटी अच्छा। जल जाती है, उससे जी, ज्यादा बिल्कुल। आने पर काटते हैं तो उसको जलती है। हाँ, उसका विधि बताइए आप किस तरीके से कब किस तरीके- काटी जाए। जी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका सवाल है कि अब फसल का जब पूरा अपन ने पूरी उसकी देख रेख करी है शुरू से लेकर अंत तक, और अब बात आती है उसकी काटने की, तो हम नहीं चाहते कि उस टाइम पर भी उसका कोई नुकसान हो। ठीक है, वही तो आप- और क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि सरसों जो है वो अगर ज्यादा आ गई है तो फिर वो आपकी कटाई के समय जड़ेगी। आप हार्वेस्टर से कटिंग करवा रहे हैं तो भी जड़ेगी, तो भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और आपने काट के रख दी तो भी फलियां उसकी चटकती रहेगी, तो नुकसान होगा। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो ये ध्यान रखें कि जैसे रात की जब ओस पड़ जाती है तो सुबह के टाइम पे आप उसकी कटाई करवाएं, एक ही हो गया। और दूसरा जो है ज्यादा आने पर नहीं हाँ ज्यादा आ रही है उस ज्यादा टाइम आ गई तो उसके लिए सुबह काटें, सुबह उसमें काटें, है ना। अगर आप लेट हो गए हैं तो। हाँ जी। और नहीं तो किसान भाई जो है इस अवस्था का ध्यान रखें कि जब आपकी सरसों है और उस पर 75% फलियां आपकी जो है गोल्डन येलो कलर की हो जाए, उस टाइम पे आप फलियां 75% फलियां आपकी जो है इस तरीके की हो जाए, तो उस टाइम पे आप कटाई स्टार्ट कर लो। लोग क्या करते हैं कि 100% ही हो जाती है, फरी जब काटते हैं उससे क्या होगा, जड़ नुकसान जाती होगा, है। वो जड़ेगी, नुकसान होगा। जैसे आपने बताई कि जैसे 75% हाँ 75% फलियां आपकी गोल्डन येलो कलर की दिखने लग जाएंगी आपको। काटने लग जाते काटने लगे काटते हैं, फिर जैसे उसको कटवा के और धान लगवा देते हैं, तो उसमें कुछ अंतर आता है। धान कैसे, मतलब क्या अंतर? जैसे कि पूरा अपन ने कटवा के एक इकट्ठे जगह कर- संभवा इकट्ठे है, कर- तो उसके लिए उसमें एक दूना काम देकर उसको जटवा दें। जब वो जटवाने के बाद में अपन निकलवाती है तो वो काले कलर की निकलती है, उसमें कुछ वजन रहता है या फिर गलत रहता है। नहीं, जैसे कि आपने बताया, एक तो ये कारण हो सकता है काले पड़ने का कि आपने जो है नमी ज्यादा थी उस टाइम, हरी फलियां थी उस टाइम पर आपने काट ली। मैं आपको बता रहा हूँ 75% हो जाए, 75% गोल्डन येलो कलर की वही, तो बाकी जो 25% है वो भी लगभग मैच्योर अवस्था में होंगी उस टाइम पे। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें कि हरी फलियां नहीं होनी चाहिए उसमें। हरी फलियां है तो दाना कच्चा रह गया, आप जैसे आप उसको काट के रख दोगे और धान लगा दोगे जैसे आप बता रहे हो इकट्ठा कर दोगे, तो उसमें फिर फफूंद आने का चांस बढ़ जाएगा। तो फिर क्या है कि दाना एक तो गीला था ऊपर से तो फफूंद लग गई तो फिर दाना काला पड़ जाएगा, तो ये नुकसान होगा।
तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो इसको लेकर के आपके मन में कोई और सवाल तो नहीं रह गए? रह गए हैं सर। बताइए। मान लो कि आपने सब कुछ बता दिया, जी बिल्कुल। और जो खेत में पौधे कितनी दूरी पर, कितनी गहराई से उसको बोया जाए, वो तो बहुत अच्छा सवाल आपका है। और आप जानना चाह रहे हैं कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी हम मेंटेन करें, कतार से कतार की दूरी कितनी रखें जिससे उत्पादन हमारा अच्छा हो, और कितनी गहराई पर हम सरसों को लगाएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि 3 से 4 सेंटीमीटर तक जो है गहरी जमीन में, आप जब आपका बुरबुरा अच्छा खेत हो गया है तो 3 से 4 सेंटीमीटर जो है गहरी सीटल आप लगाइए, उतनी गहराई पर आप इसकी बोनी करिए। और रही बात मेंटेन करने की पौधे से पौधे की दूरी, तो आप 15 सेंटीमीटर जो है पौधे से पौधे की दूरी रखिए, और 45 सेंटीमीटर जो है कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी मेंटेन। इससे क्या होगा कि पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व है उसके अलावा जो उसको धूप की आवश्यकता पड़ रही है, जो उसको हवा हवा की आवश्यकता पड़ रही है, जो उसको ऑक्सीजन के लिए चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो उत्पादन अच्छा होगा, आपका पौधा स्वस्थ होगा। जैसे कि किसान भाइयों का मानना, ज्यादातर किसान भाइयों का मानना क्या रहता है कि जितना हम बीज डालेंगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा, जितनी घनी हम लगाएंगे फसल उतना ज्यादा उत्पादन होगा, नहीं। ऐसा मानना रहता है किसानों का। ऐसा ही रहता ऐसा ही रहता है कि जितना ज्यादा बीज डालेंगे, लेकिन किसान भाइयों को समझना होगा कि प्रत्येक पौधे की अपनी एक विशेष दूरी होती है, और उसको एक विशेष वातावरण तापमान की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए पौधों को तो कुछ है नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्तियों से और सूर्य की रोशनी से ही भोजन बनाते हैं। है। अब वो ही पर्याप्त मात्रा में उसको नहीं मिल रही है, चारों तरफ से धूप नहीं मिल पा रही, तो वो उत्पादन कैसे देगा, Yes, sir. भोजन कैसे बनाएगा, और कैसे फलियां भरेंगी, कैसे बीज स्वस्थ बीज बनेगा। तो इसके लिए आप अच्छी मेंटेन, जो वैज्ञानिक तरीके से दूरी बताई गई है, उसको आप हर फसल के लिए अलग अलग दूरी होती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो छोटे पौधे होते हैं, उनके लिए स्पेसिंग कम भी होती है, हाँ, कम भी होती है, लेकिन सरसों के लिए आप 45 × 15 सेंटीमीटर ये दूरी मेंटेन करिए। और इसके अलावा जो है 3 से 4 सेंटीमीटर आप गहराई रखिए पौधे में, जिससे क्या उत्पादन अच्छा होगा। और किसान भाइयों ने ज्यादातर तो किसान भाई ये बात नोटिस करते ही करते हैं, देखते ही है, अपन भी किसान बैकग्राउंड से ही करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी किसान ही है, हम भी अपनी फसलों को लगाते हैं। तो जब अपन ने देखा है कि जहाँ पे 10 पौधे खड़े हैं एक ही जगह पे, तो वो साइड में ना फैलते हुए, ना फिर कैसे फैलेंगे, क्योंकि उन्हें स्पेस मिल ही नहीं रहा। अब आप बिल्कुल कंजेस्टेड एकदम खड़े हैं, तो किस तरीके से आप ग्रोथ कर पाओगे साइड में, तो पौधा फैल नहीं पाएगा। लेकिन जब 10 पौधे खड़े हैं तो वो सीधे बढ़ेंगे, वो पतले बढ़ेंगे एकदम, पतले बढ़ेंगे, उनमें थोड़े फल लगेगा। फल लगेगा, ऊपर ही थोड़ा फल लग जाएगा जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप मिल रही है, और पतला सा पौधा होगा एकदम। लेकिन जो आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि एक मेंटेन दूरी करिए इसको, और फिर देखिए आपको उत्पादन कैसे बढ़ता है, और जो पौधा लगा है जो दूरी पर, वो कैसे फल फूल रहा है, कैसे उसने चारों तरफ ब्रांच फैला रखी है अपनी, और किस तरीके से उसमें फलन हो रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई, और अच्छा उत्पादन होगा। जी बिल्कुल, यही जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और कोई जानकारी आपके मन में ऐसी जो रह गई हो? और कुछ नहीं साहब, और फिर आपसे पूछते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जुड़े हैं तो आपसे पूछते रहेंगे जी, और आगे जानकारी की लेते वीडियो में रहेंगे। हम आपको बता देंगे। तो इसको लेकर के किसान भाई जो जो हमने आपको विधि बताई है, जो तकनीक बताई है, उस तरीके से आप करें खेती, और अपनी फसल का अच्छा उत्पादन लें। धन्यवाद किसान साथी।